अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया है। वो पाकिस्तान फ़ौज के वाहिद 4 स्टार जनरल हैं, फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल हैं, और काफ़ी अरसे से ये तवक्को की जा रही थी कि इस पोजीशन के लिए हुकूमत एक नाम फ़ाइनल करेगी, और हुकूमत ने उसी नाम को फ़ाइनल करना था जिसको 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया था और कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया था। और आर्मी एक्ट में होने वाली इस तरमीम के मुताबिक इस ओहदे पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बरी फ़ौज के एक जनरल को 3 साल के लिए तैनात कर सकते हैं, और वो आज उनको तैनात कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रज़ा को इस तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी है, और ये एक अहम आज की डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत अरसे से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इसका इंतज़ार था कि कौन इस ओहदे पर किसको अपॉइंट किया जाएगा। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी कश्मीर इलेक्शन मुकाबला सख्त। आज मीरपुर में एक जलसा हुआ जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी खिताब किया, और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 3 मराहिल में होगा। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, और 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। ये अलग अलग क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, तो इसकी क्या वजह है। और इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब, जो साबिक़ वज़ीर कश्मीर अमूर हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनसे टॉप स्टोरी पे बात होगी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा ईरान अमेरिका जंग में तेज़ी आ चुकी है, और एक दफ़ा लग रहा है फिर कि ये जंग बहुत फैल जाएगी। ख़ास तौर पे जो यमन के हुसी कबाइल हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जहाज़ों पे कल रात भी हमले किए, पहले भी किए हैं, और पाकिस्तान ने सख्त वार्निंग जारी की है हुसियों को कि अगर आपने ये हमले बंद ना किए तो पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा में मैदान में आने पर मजबूर होगा। लेकिन इसके साथ ही तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे अवैस सलीम, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर। उनसे पूछेंगे कि ये जंग क्या शेप ले रही है, और अमेरिका से वो आए हैं, तो अमेरिका के अंदर इस जंग के बारे में क्या राय पाई जाती है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि जेन-ज़ी ने जो मुजाहरे इंडिया में शुरू किया, दिल्ली में शुरू किए थे पेपर लीक्स के ख़िलाफ़, वो पूरे इंडिया में फैल गए हैं, और अब उनके मुतालबात क्या हैं और वो कैसे ख़त्म होंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन खान साहब ने, बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब। ये बताइएगा कि तीन मराहिल में इंतखाबात हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्योंकि छोटा सा तो कश्मीर है, पूरे पाकिस्तान में एक दिन में इंतखाबात हो जाते हैं, सिर्फ कश्मीर में 3 मुख्तलिफ तारीखें क्यों दी गई हैं इंतखाबात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। इलेक्शन को जब आप हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका यह है कि मतलब आपको मैनेजेबिलिटी आसान होती है, चीज़ों को देखना आसान होता है। दूसरा, जो वहाँ पर स्पेशल जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र कि ये आप कह लें कि उसके लिए एक हिकमत अमली है कि पुरअमन तरीके से जो है तो इंतखाबात वहाँ पर हो जाएं, और जो लोग हैं तो वो अपने राय से अपनी असम्बली के कानून साज असम्बली के मेंबरान का इंतखाब कर सकें। यही इसमें एक बात है, और माजी में इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। इवन आपको तो ज्यादा पता है कि जब 1997 में भी जो इलेक्शंस हुए थे तो एक दिन अलग हुए थे, सूबाई के, कौमी अलग हुए थे पूरे पाकिस्तान में, और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में जो लास्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे वो भी 3-4 फेजेस में हुए थे। इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, सिर्फ चीजों को मैनेज करने के लिए कि पुरअमन तरीके से ये काम जो है अपने पाए तकमील तक पहुंचे। अच्छा, मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं अभी की गई, इसकी क्या वजह है। और ये पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट इसका बहाली का इंटरनेट की, वो बिलावल भुट्टो साहब को दे रही है, और बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे सख्त हमले किए हैं। और अभी आज जो जलसा हुआ है वहाँ पे मीरपुर में, उसमें नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को कहा है कि सियासी जमातों को आपस में बहुत ज़्यादा तलखी नहीं करनी चाहिए। तो ये चल क्या रहा है आप दोनों जमातों के दरमियान।
दिस इज व्हाट मैं रात को एक शो में बैठा हुआ था, उसमें कैरा साहब भी थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने पहल की है बड़ी मुश्किल से। ये नजरियाती सियासी जमहूरी जमातें हैं जिनका कम से कम इतना एक रूम बच गया है जो कौमी मसाइल पर, कौमी इश्यूज पर, चाहे वो हमारी इकोनॉमी से ताल्लुक रखती हो, अमन व अमान से रखती हो, दहशतगर्दी से रखती हो, सफारतकारी से रखती हो, तो बहुत इजीली एक दूसरे को अप्रोच करती हैं और इजीली एक मेज पर आकर बैठ जाते हैं। अगर बिलावल साहब इस तरह का रास्ता लेंगे तो मैं नहीं चाहूंगा, मुझे वो बनते नजर आ रहे हैं कि वो खुद मुस्तकबिल के शायद इमरान खान बन सकते हैं, या उनकी जो जमात है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो मुझे मुस्तकबिल की तहरीक इंसाफ बनती हुई नजर आ रही है, जो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि कभी ऐसा हो। सो इतना आपने रूम कहा और बिलावल इतना भुट्टो ने स्पेस पहल रहने की, देना चाहिए। कैसे पहल की उन्होंने? डेफिनेटली, मतलब जो उन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज से उन्होंने स्पीचेस किए, वो वो इल्जाम लगाते रहे, उन्होंने वो गुफ्तगू की जो माजी में कभी शायद इमरान खान साहब किया करते थे। और मैं अभी भी आपको ये बात बताऊं कि उस नहीं, दिन मुझे जो मुझे ऐसा जलसा, कोई, आप आपको याद करवाएं अगर, उन्होंने तो आपके वुज़रा के कुछ बयानात पे तनकीद की है। ऐसी बातें तो जलसों में होती रहती हैं। फिर भी हम नहीं समझते हैं कि जिस मुल्क में जहां पर वो सियासत करते हैं और जिस जमहूरियत में भुट्टो खानदान का खून शामिल है, उनके सर शामिल हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ऐसी गुफ्तगू फिर भी जैसे उन्होंने की है, तो वो भी उनको जेब नहीं देती। मैं कहता हूँ गुफ्तगू वही है जो नवाज शरीफ ने की है। उस दिन 3 दिन पहले जो मियां नवाज शरीफ का जलसा हुआ था, एक बंदा बाकायदा आया और कहा कि वो कुछ नारे लगाना चाहता है, तो पूछा गया कि कैसा नारा लगाना चाहते हैं जी, कि बिलावल साहब के खिलाफ उन्होंने कोई नारा या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारा लगाना था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली इसको मना कर दिया, कहते हैं हमारा स्टेज इस तरह इस्तेमाल नहीं ठीक होना चाहिए ठीक कि है। हम किसी के खिलाफ अच्छा, ऐसा दूसरी नारा बात यह है लगाएं कि कि उनकी दिल नून लीग आजारी। नून लीग पंजाब में तरक्की का काम को सिंध से मुआजना कर रही है कश्मीर के इलेक्शंस के लिए। यही स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में, लेकिन वहाँ पे तो आपको कामयाबी नहीं मिली। तो क्या हम तवक्को करें कि यहाँ भी आपकी ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी? नहीं, आप ये तवक्को बिल्कुल भी ना रखें। हम यहाँ क्यों? पर आपकी तवक्को आप पे क्यों पूरा जीबी में बिल्कुल भी नहीं आपने उतरेंगे। मुआवजा किया काम का, यहाँ वहां पर भी हम तो लोगों ने वोट इलेक्शन नहीं दिया। जीतेंगे। पीपल्स पार्टी ने हम काउंटर नैरेटिव ये दिया कि सिर्फ वो मैं लाहौर में बताता काम हो रहा है और वो कहीं मैं नहीं हो बताता रहा, और वो वो मैं जीबी में जीत गए। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ साहब की जो टीम है, उन्होंने कसूर किया, भावलपुर किया, मुल्तान किया, उन्होंने पूरे पंजाब की तस्वीर सबकी पूरी दुनिया के सामने रख दी है कि ये हमारी 2 साल की परफॉर्मेंस है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपने गुज़श्ता 15-20 साल की तरक्की के साथ, सिंध के साथ टैली करना चाहे या उसकी कंपैरिजन करना चाहे तो आगे कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बिलावल साहब का सिंध, अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं, बड़ा ही अच्छा होगा कि अगर कच्चे के इलाके का कोई बंदोबस्त कर ले तो बेहतर होगा, अगर कराची की सड़क का अच्छा, ये बंदोबस्त कच्चे कर के ले तो इलाके का बेहतर तो, होगा। जहां तक मैं अब ये वो समझता हूँ, बातें जो सारा जो राना सनाउल्लाह, देखिए साहब, आपने कहा बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त अगर जुबान अगर इस्तेमाल की, हमने लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सिंध का सारा पैसा दुबई चला जाता है, चला चला गया, बल्कि उन्होंने तो काफ़ी बड़ा। आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात जो की है ये दुरुस्त है? ऐसा हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हो गए या ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, हम हो गए, हम कारकुन लोग हैं, हमें इतनी लिवरेज हासिल है। जहां पर लेवल आ जाता है पार्टी के मरकजी लीडर का, बिलावल भुट्टो यंग से ही, लेकिन वो अपनी जमात के सरबराह हैं, उनका मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, उनका स्टेचर अलग है। वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें तो बेहतर है। जहां तक ठीक ठीक राना है। साहब हैं, तो वो राना सनाउल्लाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास इख्तियार है।
नहीं, कुछ भी तो कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ, वाकई वो सिंध एक का बात पैसा मैं दुबई आपको, गया है। ये उन्होंने बात की है तो मेरे ख्याल में उनके पास ही कुछ इल्म होगा, मेरे पास नहीं है। एक बात आपने पूछी अफसार जी। आलम साहब, मैं बताना पसंद करूंगा। जीबी के इलेक्शन में, जीबी इलेक्शन में हमारी एक कोताही थी। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये मैकेनिज्म मौजूद है कि वो अपने उम्मीदवारों को अच्छा खासा पैसा भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। मुस्लिम लीग नून में ये रिवायात नहीं है। दूसरा, हमने वहां पर कैंपेन अच्छा, लेट शुरू चले। की थी। बसें कश्मीर तो में आपने हमने दी है मीरपुर में, आज हमने अपनी कैंपेन मुजफ्फराबाद में। टाइमली स्टार्ट की है। हम काम तो हमने पूरे पाकिस्तान में किया है, सिर्फ मीरपुर में थोड़ी किया है। ठीक। गिलगित बल्तिस्तान में हमारा ठीक। हमारा बना हुआ एयरपोर्ट है, ठीक। सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ठीक। है। लेकिन सुई लोगों ने गैस हमने वोट भी पहुंचा फिर के भी दिए पीपल्स तो पार्टी को दिए हैं। ये बात तो है कि काम आप कह रहे हैं कि हमने किए हैं, अच्छा, लेकिन एक वोट बात पीपल्स पार्टी को पड़े हैं। एक ये बात मैं हकीकत आपको है। बता दूं, तो आप ठीक कह रहे हैं, वहां पे वो जीते हैं, हमने उनको मुबारकबाद भी दी है। और यहाँ पर हम जीतेंगे, अपने इत्तेहादियों को भरपूर शिकस्त देंगे, और फिर इंशाल्लाह हुकूमत ठीक साजी में उनको शामिल करने के लिए दावत भी देंगे, इंशाल्लाह साथ शामिल ठीक करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब हमसे बात, और आप हमें ज्वाइन करेंगे कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक इतराज़ ये किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आप पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, आपसे मुराद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं और एक दूसरे पे सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये तासुर दिया जाए कि हम जेन्युइनली एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या ये नूरा कुश्ती है आप दोनों के दरमियान? हमारे माजी में बड़ी तलखियां रही हैं, और भी तवक्को ये की जाती है कि सियासत के बर्दाश्त का कोई मुजाहरा नहीं करेंगे। हालांकि इख्तलाफ रखने का, इल्जाम लगाने का, ये सारा कुछ वतीरा दुनिया भर में मौजूद है। इत्तेहादी होते हैं और इल्जाम भी लगा लेते हैं। MQM क्या मुस्लिम लीग पे इल्जाम नहीं लगाती? बड़े संजीदा इल्जाम लगा देती है, और वो इत्तेहादी भी है। हमारी क़यादत, हमने इलेक्शन लड़ा गिलगित बल्तिस्तान का, मुस्लिम लीग ने लड़ा। उस वक्त भी हमारी आपस में तल्ख बातें जरूर हुई। जब सिर्फ इन बातों में नहीं होती, लेजिस्लेशन में जब 26वीं तरमीम हो रही थी, तो बिलावल साहब ने बगैर किसी से मशवरा किए जब उनको ड्राफ्ट मिला, तो ड्राफ्ट जाके मौलाना से शेयर किया, जिसपे बड़ी नाराजगी हुई। फिर उन्होंने वो ड्राफ्ट जाके शेयर किया मौलाना के जरिए PTI से, तो उससे बड़ी नाराजगी हुई। सो हमने एक अपना तरीका कार है, उससे बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ होता है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग अच्छा, अलग जमाते हैं, अलग मंशूर है। हालात के तहत हम फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट अच्छा, में नहीं लेकिन है। ये एक तासुर है ना, ये तो एक तासुर तो ये है ना कि आप लोग नूरा कुश्ती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान बनते नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में, जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लीडरों के ख़िलाफ़। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि करप्शन इतनी ज़्यादा है सिंध में कि सारा पैसा सिंध का दुबई चला जाता है। साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाशिस्ट थे। शर्जील मेमन साहब फार्म 47 का ताना देते हैं मुस्लिम लीग नून को। तो ये तलखियाँ तो आप दोनों अतराफ के दरमियान बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस इलेक्शन के दौरान। ये वाकई असल सिंध में का पैसा दुबई मैंने चला उसके गया ना सारा? कि हमारे यहाँ मिजाज ये है लोगों का कि जब तल्ख बातें होती हैं तो लोग उसको सुनते हैं, ऊंची आवाज में बातें की जाएं तो लोग सुनते हैं। बहुत अच्छी बातें आप धीमे से और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में लोगों से करते हैं तो बड़े कम लोग सुनने वाले होते हैं। इलेक्शन में गर्मा गर्मी का माहौल होता है, और ये एक मुरव्वजा रिवाज है, खत्म होना चाहिए। अब आस्ता आस्ता खत्म हो रहा है, उसमें वो तलखियां नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। ये भी जितना है इसको भी खत्म होना चाहिए, लेकिन लोग सुनते उसको हैं। और उसमें बातें करते करते मैंने कोई कमजोर बात कही, उसके जवाब में आपकी तरफ से तल्ख बात आ गई, फिर मेरी तरफ से उसका जवाब आ गया। जमातों के अंदर होता यह है कि मैंने अपनी क़यादत के बारे में होने वाली गुफ्तगू पे अपने मिजाज से तबसरा किया, दूसरी तरफ से हो सकता है वो कुछ और ज्यादा गुल खिला दे।
तीसरी तरफ से हमारी तरफ से कोई और साथी बोलेगा। तो ये जो गुफ्तगू है, अच्छा। ये किसी बाकायदा प्लान, एक अफसर साहब एक मिनट, ये जो गुफ्तगुएं हैं ये किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती। ये बैठ के कोई मशवरा करके बड़ा प्लान नहीं होता कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है, ये अल्फाज इस्तेमाल करने, बल्कि वो अफराद के अपने जाती रवैये होते हैं। वो मुस्लिम लीग का कोई बंदा राय दे रहा है या पीपल्स पार्टी का राय दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात की समझ, आपकी पॉलिसी की समझ नहीं आई कि आपने अवामी एक्शन कमेटी को कालादम करार दिया आपकी हुकूमत ने, लेकिन साथ ही उनका जो असल मुतालबा है जिससे सारा झगड़ा चल रहा है मुहाजिरीन की सीटों का, उस पर बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। और इतलात जो आई हैं मीडिया में उसके मुताबिक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राठौड़ साहब की कोई थोड़ी बहुत खिंचाई भी की है इस बात पे, जो उन्होंने एक्शन लिया, कालअदम करार दिया, और अब आप वोट भी लेना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये सारा कुछ करने के बाद आज़ाद कश्मीर में आपकी जमात को मेजॉरिटी मिल जाएगी? अब सर साहब, पहली बात तो यह है कि जो उस कमेटी के साथ गुफ्तगू होती रही, हमारी जमात की तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब और मैं उसका हिस्सा रहे, और हम मुस्लिम लीग से ज्यादा आगे बढ़ के कश्मीर का और पाकिस्तान का जो मुफाद था उसको आगे रख के चले। हमने किसी मौके पे अपना जमाती मौकफ या जमाती मफाद नहीं देखा, और ये जो तासर है ये इंतहाई गलत और नामुनासिब है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद ने क्या कहा, बिलावल साहब ने क्या कहा, क्या उन्होंने सपोर्ट की? उन्होंने अपनी हर तकरीर में उन्होंने कहा है कि ये तरीकाकार जो आपने अडॉप्ट कर रखा है रियासत के लोगों को तंग करने का, ये इंतहाई गलत है। अगर उन्होंने इंटरनेट की बहाली का मुतालबा किया, वो शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने जहां गवर्नमेंट को कहा कि आपके इक़दामात की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, वहां उनको पहले कहा और उन्हें कहा कि आपको सरेंडर करना चाहिए, उन्हें कहा कि इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन पहले वो सरेंडर करें, जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिले, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। इसमें कहां आ गया कि हम कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो अच्छा, महाजरीन सीटों पे फिर क्या मौक़िफ़ है आपका, जो 12 महाजरीन की सीटें हैं? हमारा मौकफ यह है कि असेंबली के अंदर इस पे डिबेट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना के इसका फैसला किया जाए। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी का मौकफ बिलावल साहब बयान कर चुके अपनी नहीं, अगर चले मैं दूसरी तरफ, अगर ये सीटें ख़त्म कर दी जाएं तो क्या पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टैंड है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा? वहां अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो बैठे हैं वो अफसार आलम से और कमर जमान से ज्यादा समझेंगे इस बात को, और बड़ी डिबेट होगी इस पे, असेंबली के अंदर भी और कमीशन में भी। अगर कोई जिस भी फोरम पे ये बहस होगी, वो मेरे और आपसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखेंगे, और इन सारी चीजों को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पीपल्स पार्टी अपनी राय यहाँ इंडिविजुअली नहीं देगी, पीपल्स पार्टी अपनी राय यहाँ नहीं देगी, पीपल्स पार्टी अपनी राय उस फोरम पे देगी जिस फोरम पे ये डिबेट होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की राय को तो हवा में उड़ा दिया जाए नेगेटिविटी के साथ। फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज का हॉट इशू है ईरान अमेरिका जंग में तेज़ी आ गई है और इसके साथ तेल की कीमतें बढ़ गई, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपने देखा तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हमें ज्वाइन किया है अवैस सलीम साहब ने, जो माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के और प्रोफेसर भी हैं लमार यूनिवर्सिटी टेक्सास में। आजकल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, सहाफ़त भी पाकिस्तान में कर चुके हैं, और हमें हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है, और अमेरिका के बारे में बताएंगे कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं इस जंग के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में इस जंग के बारे में शुरू से ही एक मकबूल जंग नहीं रही, और अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन भी किया है जो ट्रंप के साथी थे इस जंग के ख़िलाफ़, लेकिन ये जंग ना ईरान जीत पा रहा है ना अमेरिका जीत पा रहा है। और कहा यह जा रहा है जब तक एक साइड की मुकम्मल शिकस्त नहीं होगी ये नहीं रुक सकती। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अफसर साहब। देखिए, इस जंग का जो मौजूदा मंजरनामा है इसके बारे में बात करने के लिए और अमरीकी अवाम का सेंटिमेंट समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस कर लें। जब डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार बने तो उन्होंने बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर इलेक्शन लड़ा था। एक तो ये कि उस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन था, जो बाइडन की हुकूमत उसको फिक्स नहीं कर पा रही थी, और वो ये कहते थे कि मैं वाइट हाउस में आऊँगा तो मैं फ़ौरन जो है वो कीमतें नीचे ले आऊँगा। दूसरा,
उनका यह दावा था कि वो जो उस वक्त दो जंगें जारी थीं, एक गज़ा की और एक यूक्रेन की, उनको फ़ौरन वो बंद करवा देंगे अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके। और जंगों का मामला और मईशत का मामला आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 20 साल से, ख़ास तौर पर जब से 9/11 के बाद ये पहले अमेरिका इराक़ में गया, फिर अफ़गानिस्तान में गया, उन जंगों पर जो अखराजात हुए उसकी वजह से अमरीकी मईशत पर एक दबाव है, और वो दबाव जो है वो आम अमरीकी महसूस कर रहा है। तो ये तवक्को जो उनको डोनाल्ड ट्रंप से थी, जिसकी बुनियाद पर बहुत से ऐसे लोगों ने, ख़ासतौर पर इमिग्रेंट्स और नौजवान जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं करते, उन्होंने भी उनको वोट दिए थे, अब वो तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हो रही। तकरीबन 1.5 साल उन्हें वाइट हाउस में हो गया है, बल्कि वो एक ऐसी नई जंग में चले गए हैं जिसका बज़ाहिर कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वेनेजुएला में जो कार्रवाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो और उनकी टीम। और इस जंग के शुरू होने से पहले ही अमरीकी अखबारात लिख रहे थे, तज्जियाकार वार्न कर रहे थे अमरीकी हुकूमत को कि आप ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती न करें, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि ईरान के अंदर भी कुछ शोरिश थी, मुजाहरे हो रहे थे, और अमरीकी जो इंतज़ामिया थी, ख़ास तौर पर जो प्रो इसराइल एलिमेंट थे, जो बहुत डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ज़राए समझे जाते हैं, और उसमें उनके दामाद भी शामिल हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद उस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, कोई रेजीम चेंज की जा सकती है और कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन उसका उल्टा नतीजा निकला। अब पहले 4 साढ़े 4 महीने में जब तक हमने फिर वो सीज़ फायर एग्रीमेंट देखा, वो मैं उसको जंग का पहला फेज़ कहता हूँ। उस पहले फेज़ में हमें यह नज़र आ रहा था कि अमरीकी जो अहदाफ हैं और ईरानी अहदाफ हैं, उनमें बड़ा फ़र्क था। अमेरिका को बड़ी जल्दी ये अंदाज़ा हो गया था कि हम इस जंग में फंस गए हैं और हमें इससे निकलना चाहिए। और ईरान जो है, उनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वो इस जंग के शुरू होने से पहले भी बार बार ये कह रहे थे कि हम निगोसिएशन के लिए तैयार हैं, हम अपनी जोहरी कैपेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ जंग छेड़ दी गई, बल्कि उनकी पूरी सफ़े अव्वल की क़यादत आपने देखा वाइप आउट हो गई। ये तो हो गया ना, उसके बाद मुआहिदा हुआ, अब दोबारा मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। अब ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आपने कहा कि गज़ा और यूक्रेन की जंग बंद करवाने का वादा करके ट्रंप ने वोटर्स को अट्रैक्ट किया, तो ना गज़ा में जंग बंद हुई, ना यूक्रेन में हुई, बल्कि ये अब एक नई जंग शुरू होगी। तो आप समझते हैं एक अमेरिकी शहरी के तौर पे कि ट्रंप फेल हो गया है और पहले 1.5 साल में फेल हो गया है, जो उसका सबसे बड़ा वादा था उसमें। बिल्कुल, और ये सेंटिमेंट अब उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके अंदर हमें नज़र आ रहा है। मैं टेक्सास में रहता हूँ, और टेक्सास एक रिपब्लिकन स्टेट है जिसके अंदर मागा सपोर्टर्स जो हैं, जो कोर सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और बहुत से लोगों से मिलना जुलना भी होता है, बातचीत भी होती है तकरीबात में। वो यही कहते हैं कि हम ये नहीं सोच सकते थे कि मामलात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि उन लोगों का किसी ह्यूमन राइट्स से या इंटरनेशनल लॉ से कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं है कि वो उसकी परवाह करते हों, तो इस वजह से ये कह रहे हों कि इनको ये जंग नहीं करनी चाहिए। जो इसका मईशी दबाव आया है मईशत पर, और उनकी जेब पर जो आया है, जो प्रोजेक्शन अमेरिका के अंदर हुई है, उसके मुताबिक तकरीबन $500 एक एवरेज फैमिली को फी हफ्ता जो है इजाफी खर्च करना पड़ रहा है। उसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि शायद ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो कहते कि आप इसको जारी रखें। तो ये सेंटीमेंट अभी जो इलेक्शन होने नवंबर में कांग्रेस के, उसमें नजर आएगा। देखिए, अमेरिकी तारीख में पिछली 5 दफ़ा जब भी क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई है, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको उसका नुकसान हुआ है, और वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीत सकी। कि पिछले 100 साल में, पिछले अमेरिकी तारीख में पिछली 5 दफ़ा जब ऐसा मौका था कि क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई हो, और वो मिड टर्म हार गई सिटिंग गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जंग हो। एग्जैक्टली। इस दफ़ा जो है वो वैसे ही बड़ी मार्जिनल सी बर्तरी है रिपब्लिकन पार्टी को, 5 नशिस्तों की बर्तरी है सेनेट में, और शायद 4 या 5 की बर्तरी है कांग्रेस के अंदर, और उसमें भी
ये इस जंग के हवाले से आपने कांग्रेस की कार्रवाई भी देखी होगी, खसूसी जो इजलास मुनक्किद हुए वो भी देखे होंगे, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के अपने उम्मीदवार ऐसे थे जो जो उनके मेंबरान थे वो ये कहा करते थे कि इस जंग को बंद करना चाहिए। और उसी सेंटिमेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको एक बाकायदा जंग डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उन्हें अखराजात की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की खबर है कि अमरीकी इंतजामिया ने कोई 87.6 बिलियन डॉलर की इजाफी जो ग्रांट है वो मांगी है। ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इसमें आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि ईरान की पोजीशन इस जंग में मजबूत है इस वक्त। ईरान की पोजीशन इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने पहले दिन से जो स्ट्रेटजी इख्तियार की वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। वो कोई शॉर्ट टर्म का मुआहदा नहीं करना चाहते थे, ख़ास तौर पर उस नुकसान के बाद जो उन्होंने बर्दाश्त किया। और मुझे तो ऐसे लगता है कि 40-45 साल में जो उन्होंने सैंक्शंस बर्दाश्त की, अपना जानी और माली नुकसान करवाया, उसकी वजह से वो शायद तैयार थे इस किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए। और फिर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसकी शक्ल में उनके पास दुनिया की माशी शहरग एक तरह से उनके काबू आपने में स्ट्रेट आ ऑफ गई हुर्मुज थी। की जो बात की है, मैं स्ट्रेट ऑफ मंदब, बाबुल मंदब की तरफ आना चाहता हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जंग तो इसराइल और अमेरिका ने शुरू की ईरान के ख़िलाफ़। अब इसराइल इस जंग में नहीं है, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है। और अमेरिका और ईरान के से मुराद है कि ईरान हमले कर रहा है अरब ममालिक पे और अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पे। इसराइल अलग से बैठा है, उस पर ईरान कोई हमला नहीं कर रहा। इसराइल गज़ा में भी जंग जारी रखे हुए है, वहाँ भी लोगों को मार रहा है, लबनान में भी मार रहा है। इसमें जो सऊदी अरब पे हमले किए हैं ईरान ने, हुसीज़ ने, उससे पाकिस्तान ने जो बयान दिया है सख्त कि ये सऊदी अरब पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिचुएशन में कोई तब्दीली लाएगा? जो हम कह रहे हैं कि ईरान की पोजीशन अमेरिका के विज़ावी तो मजबूत है, लेकिन इसराइल मौज में तो इसराइल है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, और ये मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे। देखिए, मैं तो इसको इसराइल की कामयाबी समझता हूं कि उन्होंने बड़ी खूबी से अमेरिका को इस जंग के फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया और ये अमेरिका और ईरान की जंग बन गई। अब जो खतरनाक बात है पहले फेज की निस्बत अब इस फेज में जो 13 दिन पहले शुरू हुआ, ऐसे लगता है कि इसका दायरा बढ़ रहा है और इसमें मजीद वेरिएबल्स शामिल हो रहे हैं। अब हूथी बागियों का और सऊदी अरब का जो तनाज़ा है वो इस ईरान अमेरिका जंग से बहुत पहले से चल रहा है और अब वो भी एक वेरिएबल के तौर पर इसमें ऐड हो गया है। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसने साउदर्न लेबनान पर जो बमबारी है वो नहीं छोड़ी है और ईरान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक लबनान जो है इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा और इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा, तब तक ये मुआहदा नहीं हो सकता। ईरान जो है उसका कोई डिफेंस एक्सपर्ट मेरा ख्याल है इसका जवाब बेहतर दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को फौरन जो है वो एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते कि वो दूर तक मार करें, इसराइल को निशाना बनाएं। सो वो करीब जो अमरीकी इत्तेहादी हैं उनको निशाना बना रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका कर रहे को हैं। फोरफ्रंट पे ले आया है, शरारत की है, खुश है। क्या ईरान को ये इसराइली शरारत नजर नहीं आती? ईरान को उसका हिस्सा बन रहा है और मुस्लिम ममालिक पे जवाबी हमले कर रहा है बजाय इसराइल के। देखिए, मैं जैसे मैंने पहले इसराइल कहा, में तो इत्तेहादी है ना अमेरिका का, ये बात बिल्कुल ठीक है, उस पर क्यों नहीं हमला कर? वो सिर्फ इत्तेहादी नहीं है बल्कि अमेरिका का लाडला बच्चा भी और है उसी ने सारा कुछ शुरू किया। उसी ने शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कभी कभार नाराज होकर कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं रस्मी तौर पर कि वो खुश नहीं है जो इसराइल कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई ऐसे इकदामात नहीं उठाए जिससे ये लगे कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इसराइल से। ईरान ने जो है मैसेजिंग करने की कोशिश ज़रूर की है इन जो अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं इस खिते के अंदर, उनको टारगेट करके, लेकिन इसराइल को जो उन्होंने शुरू में ज़रूर टारगेट किया था, पिछले साल ज़रूर टारगेट किया था, लेकिन अभी इस दफ़ा नहीं किया है। मुझे उसकी यही समझ आती है कि वो शायद अपने रिसोर्सेज को फौरी तौर पे एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते। इसकी कोई और अगर वजह हो बैकग्राउंड में जो हम सुनते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे कोई मुआहिदा नहीं, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सऊदी अरब के ऊपर हमला करना, जबकि वो पाकिस्तान का इत्तेहादी है और पाकिस्तान सालिस है, पाकिस्तान ने बहुत मदद की है ईरान की इस मुश्किल वक्त में, फिर ईरान ये हर एक दोस्त को नाराज कर रहा है लेकिन दुश्मन को वो नाराज नहीं कर रहा जो इसराइल है। ये बात ठीक है और ये बात
देखिए, अमेरिकी जो ग्रैंड स्टैंडिंग है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, वो तो हम जानते हैं कि उन्होंने तारीखी तौर पर जब भी इस तरह की जंग में वो गए हैं और गलतियां की हैं, उन्होंने उन गलतियों से सबक नहीं सीखा, बल्कि वो आगे से आगे चलते चले जाते हैं। बल्कि 9/11 के बाद भी जो जंग उन्होंने शुरू की, उसमें बहुत से ऐसे मौके आए जब उन्हें यह मशवरा दिया गया अमेरिका के अंदर कि आप अब पुल आउट कर लें, खासतौर पर बिन लादेन के कैप्चर करने के बाद, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक। अब मुझे ईरान भी ऐसे लगता है कि वो गिव एंड टेक पर फिलहाल तैयार नहीं है। दोनों फरीक जो हैं इस वक्त एक ऑल और नथिंग किस्म की जो है वो कैफियत में मुब्तला हैं, और इस तरह ऑल और नथिंग, और इस तरह ना कोई निगोशिएशन हो सकती है, ना कोई मुआहदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब हमसे बात करने का। ऑल और नथिंग, दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जंग बंद होती है या फिर ये इसी तरह जारी रहती है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का एडिटोरियल। और वक्त तो है हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल है इंडिया में मुजाहरे फैल गए, जेनजी ने वहाँ पे मुजाहरे शुरू किए हैं, और मुजाहरे इसलिए हुए हैं कि वहाँ पे एक इम्तिहान होता है जिसमें तकरीबन 20 लाख तलबा शिरकत करते हैं हर साल, और वो उसके पेपर लीक हो गए, जिसके बाद पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। जो कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक पे बनी थी, लेकिन वो इस वक्त बहुत बड़ी सियासी कुव्वत इंडिया की बन चुकी है, और फिर वो मुजाहरे फैल गए हैं। अब वो दिल्ली के अलावा मुंबई, पटना, बेंगलोर, गोवा, तेलंगाना और दूसरी सदर्न स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमाम स्टेट्स में ये मुजाहरे फैल चुके हैं। और 3 मुतालबात हैं इन मुजाहिरीन के, जेनजी के। एक ये कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हों, दूसरा यह कि एहतजाज करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो वापस लें, और तीसरा ये है कि पेपर लीक स्कैंडल से मुंसलिक खुदकुशी करने वाले तलबा के ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाए। आप सोचें कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है उन तलबा के लिए जो सारी उम्र मेहनत करते हैं एक इम्तिहान को पास करने के लिए, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया के निज़ाम में और निज़ाम तालीम में, जिसकी वजह से वो तालिब इल्म दिल बर्दाश्ता हो कि उन्होंने खुदकुशी की, और ये इसलिए इतना बड़ा इशू बन गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तालीम के लिए इशू बना है, और इसने ना सिर्फ ये कि इंडिया के करप्ट निज़ाम तालीम को एक्सपोज किया है, बल्कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाया हुआ था पिछले कई सालों से, वो जेनजी ने एकदम से गिरा दिया है, धड़ाम से उसको गिरा दिया है। और वो सोशल मीडिया की ताकत जो मोदी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ यूज़ करता था, अब वो सोशल मीडिया और उसको चलाने वाले नौजवान वो मोदी के ख़िलाफ़ सड़कों पे हैं, और आने वाले इंतखाबात पे इसका असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, और तमाम सियासी जमातें भी कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। और बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स जैसे कि सलमान खान और नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है इंडिया में। देखते हैं, कल हफ्ते का वक्त लिया है, हफ्ते तक का हुकूमतें मोदी की हुकूमत ने, कि वो इस दौरान फैसला करेंगे कि कितने मुतालबात तलबा के माने जा सकते हैं और कितने नहीं। अब तक इतने ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।